नमस्कार। तो पिछले अध्याय के अंदर अपन ने कवर कर लिया था कि किस तरह वेस्टरोस के अंदर काफ़ी सारी नई नई शादियाँ हो रही है और लड़ाई झगड़े तो चल ही रहे हैं। इधर कोलस लोन की डेथ हो चुकी थी तो उनके पास में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करके एलन वल्यूरन को मिल जाती है उनकी सीट, और यहाँ पर लेडी रेना और बेला दोनों की शादी करवा दी जाती है। स्मॉल काउंसिल तो पूरा सपोर्ट कर रही है रेना टारगेरियन को कि आगे चलकर एगोन थर्ड की जो उत्तराधिकारी है वो वही बने, लेकिन ये तो अब समय बताएगा कि आगे चल के क्या होता है। तो इस अध्याय को कर देते हैं शुरू बिना किसी ज़्यादा देरी के। अब ये साल अपने अंत की तरफ था। नॉर्थ की तरफ देखें तो यहाँ पर एक अजीब चीज़ हुई थी। एक जानलेवा महामारी फैल गई थी थ्री सिस्टर्स की तरफ, जिसको आम जनता और हर कोई द विंटर फीवर के नाम से कहता है। उसने कई सारे लोगों को मार डाला। सिस्टर टाउन की जो आधी पॉपुलेशन थी वो इसकी वजह से मर गई थी। तो बेसिकली ये कोरोना टाइप की डिजीज़ आ गई है जो बहुत ज़्यादा घातक है और जानलेवा, जिसने एक झटके के अंदर सिस्टर टाउन की आधी पॉपुलेशन को खाली कर दिया। जो लोग बच गए वो बिलीव करते हैं कि ये डिजीज़ इनके यहाँ पर शिप्स के थ्रू आए, और ये शिप्स आए थे पोर्ट ऑफ इबेन के वहाँ से। तो बस फिर क्या होना था, जो ये डिजीज़ लेके आया उसको कोई कैसे छोड़ सकता है। मारकाट शुरू हो जाती है और यहाँ पर जितने भी इबनी सेलर्स होते, इबनी शिप्स होते, उन सब के ऊपर अटैक कर देते ये बचे हुए लोग। सारे वहाँ के जितने भी सेलर्स होते हैं उनको एक एक को पकड़ के मार दिया जाता है और उनके शिप्स को आग लगा देते हैं, यूँ सोच के कि अब ये डिजीज़ ज़्यादा फैलेगी नहीं, ऐसा करके। परंतु इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। डिजीज़ फिर भी क्रॉस कर देती है बाइट से होते हुए, वो चली जाती है वाइट हार्बर। मतलब कि एक जगह से दूसरी लोकेशन पर ऐसे डिजीज़ आगे से आगे फैलती जा रही थी। इस महामारी और द विंटर फीवर से बचने के लिए ना तो किसी की प्रेयर्स काम आ रही थी और ना ही किसी मास्टर का पोषण। सब कुछ चीज़ें इसके सामने फीकी दिख रही थी। कोई नहीं बचा पा रहा था जब ये डिजीज़ होती थी। हज़ारों लोग इनके सामने मर रहे थे और इनमें से मरने वाले एक लॉर्ड डेस्मंड मेंड्रे भी है, जो कि हाउस मेंड्रे के एक ब्रदर है। इनके मरने के बाद में इनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है सर मेंड्रिक। वह बंदा नॉर्थ का एक बहुत ही शानदार तलवारबाज होता है, लेकिन 8 दिनों के बाद में अपने पिता की गति को वो भी प्राप्त हो जाता है, यानी कि इसको भी वो महामारी हो जाती है और इसकी मृत्यु भी बिल्कुल उसी प्रकार हो जाती है। अब सर मेंड्रिक मेंड्रे ये खुद भी यंग ही था। इसके कोई बेटा बेटी नहीं होता है, तो जो राजकाज चलाना होता है वो सारा अब इसके छोटे भाई के ऊपर पड़ जाता है। वो होता है सर टोरन मेंड्रे। और ये बंदा फ़िलहाल अभी है किंग्स लैंडिंग के अंदर। वहाँ पर एक रीजेंट यानी कि स्मॉल काउंसिल का एक मेंबर बना हुआ है। तो अब उसके पास में ये पूरी जिम्मेदारी चली जाती है कि भाई तो मर गया है, इसके पिताजी भी मर गए, तो अब उसको जाकर यहाँ पर संभालना है। तो वो अपनी पोजीशन को गिव अप कर देता है और वाइट हार्बर की तरफ रवाना हो जाता है। स्टार्टिंग के अंदर स्मॉल काउंसिल के अंदर पूरे 7 मेंबर्स थे, जो कि बहुत ज़्यादा लग रहे थे। उसके बाद में 2 लोग गायब हो गए और उसके बाद में एक बंदा मर गया कोलोसुलन, उसकी जगह अनविन पिक को लेके आ गए, तो वापस से 5 हो गए थे। फिलहाल ये बंदा भी भाग जाता है। तो स्टार्टिंग में जो स्मॉल काउंसिल पूरे 7 लोग मिलकर चला रहे थे, अब वहाँ पर केवल 4 ही बचते हैं। वेस्टरोस के अंदर 131, 132, 133 ये वाला टाइम पीरियड थोड़ा अलग था, क्योंकि तुम्हें भी मालूम है डांस ऑफ ड्रैगन के अंदर बहुत ज़्यादा लॉर्ड्स और उनके सैनिक मारे गए। तो इस टाइम पीरियड को सिटाडेल लिखता है द विंटर ऑफ फीटोस। हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ कि इतनी ज़्यादा पावर के ऊपर औरतें हैं, यानी कि उनके पति, उनके बेटे, पुरुष लोग इस वॉर के अंदर मारे जा चुके थे। तो उनकी जगह पर अभी जो हाई पोजीशंस थी बहुत सारे हाउसेस की, छोटे बड़े हाउसेस की, वहाँ पर अभी औरतें ही बैठ के चला रही थी। बहुत सारों के बच्चे अभी काफ़ी ज़्यादा छोटे थे, तो उनकी जगह पर उन्हीं को चलाना पड़ रहा था। बहुत सारों के बच्चे अभी काफ़ी ज़्यादा छोटे थे, तो उनकी जगह पर इन्हीं को चलाना पड़ रहा था। तो इसको लेकर एक सिटाडेल के अंदर बुक भी लिखी थी एक मास्टर ने, जिसका नाम है व्हेन वुमेन रूल्ड, लेडीज ऑफ आफ्टरमैथ। ये बुक जिस आर्क मास्टर ने लिखी थी उसका नाम था एबेलियन। उसने तो हज़ारों लोगों के बारे में लिखा है और पूरी 100 औरतों के बारे में लिखा है जिन्होंने इस राजकाज को संभाला और अपनी पावर दिखाई। लेकिन अपन कुछ ही औरतों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम, या फिर यूँ बोलो राजकाज में योगदान दिया है 132 के एंडिंग में और 133 ईयर के स्टार्टिंग में। अब ये राजकाज छोटा बड़ा भी हो सकता है, परंतु कुछ भी हो, औरतों को पहली बार इतनी पावर मिली है। सबसे पहले हम बात करते हैं लेडी जोना की, जो कि अभी फ़िलहाल में संभाल रही है पूरा का पूरा कास्टली रॉक अपने बेटे के नाम पर। अभी उसका बेटा जिसका नाम है लॉर्ड लोरेन, वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। वो इतना छोटा है कि वो इसी के पास में रहता है। तो ये माँ ही संभाल रही है पूरा कास्टली रॉक। इसके यहाँ पर ग्रेजोइस और ख़ास करके वो डेल्टन ग्रेजो बहुत ज़्यादा बार अटैक कर दिया और यहाँ पर लूटपाट मचाई है, यहाँ की औरतों को छीन के ले गया। फिलहाल इसका अभी फैमिली मेंबर टायलन लेनिस्टर ही होता है, हैंड ऑफ द किंग। तो ये बहुत बार मैसेज करती है एगोन थर्ड को और टायलन लेनिस्टर को
कि अब तो वेस्टोस के अंदर पीस आ चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई पीस नहीं है, आप जल्दी से हमको मदद भेजो इस डेल्टन ग्रेजॉय के विरोध में। परंतु अजीब बात यह थी कि लैनिस्टर होते हुए भी उसने इनकी कोई मदद नहीं की। मतलब कि आयरन का कोई ज़्यादा फोकस नहीं होता है इनकी प्रॉब्लम के ऊपर, वो बस ऊपर ऊपर से लेटर्स भेज रहे होते डेल्टन ग्रेजॉय को। लेकिन वो तो तुम्हें भी मालूम है, डेल्टन ग्रेजॉय किसी की कुछ बात मान नहीं रहा होता है। आखिर में जाकर लेडी जोना क्या करती है कि एक बड़ा सा लेटर तैयार करती है, एक जोश भरने वाला लेटर लिखती है नॉर्मल लोगों को लेनिस्पोर्ट और कास्टली रोक के, यूँ कि इस दुश्मन के सामने हमें खुद ही लड़ना पड़ेगा, कोई हमारी मदद नहीं करने आने वाला है। इसके बाद में सिंगर्स इसके ऊपर एक गाना भी बनाते हैं जिसके अंदर बताते हैं कि जोना लेनिस्टर ये जब जाती है वॉर के अंदर उन ग्रेजॉयस के सामने तो पूरे 12 लोगों को ये खुद ही मार डालती है। परंतु ये गाना बिल्कुल फेक था, थोड़े दिनों में पता चल जाता है। जिस सिंगर ने ये गाना गाया था वो एक दारूडिया था, उसने दारू में ये गाना गाया था। परंतु असल बात तो ये थी कि लेडी जोना ने फिर भी इतनी बड़ी हिम्मत करी कि लोगों को एकजुट कर दिया और सबसे आगे रहकर हाउस लेनिस्टर का झंडा लेकर इन्होंने ही लीड किया था वॉर के अंदर। तो इस तरीके से इन्होंने अपना दमखम दिखाया। तो बहुत सारे जो वेस्टर्न मैन होते हैं वो भी प्रेरित हो जाते हैं कि हमारी रानी लड़ने के लिए जा सकती है तो हम क्यों नहीं। ये सारे जाते हैं एक जगह जिसका नाम है, एक कैसल होता है जिसका नाम होता है कैस, उसको बचाने के लिए, जो कि अभी कास्टली रोक के अंडर में आता है। लेकिन वहाँ पर ग्रेजॉयस अटैक करने के लिए आ जाते हैं। तो लेडी जोना और इसके बाकी सारे लोग जो इससे प्रेरित होकर आए होते हैं, ये सब मिलकर वहाँ पर जो ग्रेजॉयस अटैक करने के लिए आए होते हैं उससे इस किले को ये बचा लेते हैं और उनको हरा देते हैं। इसी पूरे भारी संघर्ष के बीच में जो डेल्टन ग्रेजॉय का उसका फेवरेट वाला चाचा होता है जो लड़ने के लिए आया होता है, उसको ये लोग मार डालते हैं। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात थी कि काफ़ी दिनों के बाद में कास्टली रॉक वाले कुछ लड़ाई जीते थे और इनके अंदर जोश भर दिया था। तो लेडी जोना ने जो अपनी प्रतिभा दिखाई है, अपनी विजडम और स्ट्रेंथ दिखाई है, वो अपने आप में एक तारीफ करने लायक बात है। दूसरी लेडी के बारे में बात करें तो वो लेडी फुटली है जिसका नाम है लेडी सेरिस फुटली, जो कि विडो ऑफ थंबलटोन है। अब अगर तुम्हें स्टोरी के अंदर बात याद आ जाए तो ये थी थंबलटोन जहाँ पर फर्स्ट और सेकंड लड़ाई नहीं हुई थी, वहाँ की विधवा क्वीन। इसने जो काम किया वो थोड़ा अलग था। इसका जो थंबलटोन नहीं था वो पूरा टूट फूट गया था, बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी, तो इसने वापस से उसको रिस्टोर करने का काम किया। इसका पति तो उस वॉर के अंदर मारा जा चुका था, इसका बेटा काफ़ी ज़्यादा छोटा था, तो यहाँ पर ये लॉर्ड की पदवी अपने बेटे के नाम पर ही चला रही थी। अब इसके बेटे को लेकर भी कुछ अजीब अजीब बातें फेमस है, जैसे कि इसका छोटा सा बेटा इसके पति की तरह तो बिल्कुल भी नहीं दिखता है, वो थोड़ा हेल्थी सा दिखता है, गोल मटोल सा, जिसकी कि डार्क और घने बाल है। ये तो बोलती है कि ये इसका सच्चा बेटा है जो इसके पति से हुआ है, लॉर्ड फुटली से, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जॉन बॉन रॉक्सटन नहीं होता है, बोल्ड जॉन रॉक्सटन, उससे ये बेटा पैदा हुआ होता है, ऐसा इसके फीचर्स को देख के बताया जा सकता है। वैसे तो जहाँ तक मुझे याद है थंबलटोन के अंदर क्या कि बोल्ड जॉन रॉक्सटन नहीं था, उसको ये शेरिस फुटली पसंद आ जाती है, तो वो बंदा इसका शायद रेप किया होगा, उसकी वजह से ये पैदा हुआ है। पर अब जो भी हो, उस बात को काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत चुका है और अब ये शेरिस फुटली इस हाउस को चला रही है और थंबलटोन को वापस रिस्टोर करने का काम कर रही है। उसने टाउन के वॉल्स को वापस बनवाया, जो मर गए थे उन सबको दफनाना या फिर जिस तरीके से उनको जलाना था वो सारे कार्य करवाए। इनके यहाँ पर वीट और बार्ले की बहुत सारी फसल लगवाई, जिससे कि धीरे धीरे करके सब कुछ नॉर्मलाइज हो सके और थंबलटोन वापस पहले जितना तो नहीं जा सकता लेकिन थोड़ा कुछ तो हो सके। अगर तुम्हें याद हो तो सीस्मोक और वर्मीथोर वो दोनों यहीं पे मारे गए थे, तो उन दोनों की बॉडी को इसी ने क्लियर करवाया। क्लियर करवाने के बाद में जो उनके अस्थि विशेष होते उनको ले जाकर ये थंबलटोन के बीचों बीच लगवा देती है, यानी कि एक म्यूज़ियम टाइप के बनवा देती है, जहाँ पर कि अगर तुम्हें उनको देखने जाना है तो तुम्हें एक पेनी देना पड़ेगा उनको देखने के लिए और टच करने के लिए एक स्टार देना पड़ेगा। तो ये देखने वाले विजिटर्स के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गया था। अब काफ़ी देर से हम स्टोरी के अंदर साउथ की तरफ नहीं आए हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि हाई सेप्टन और जो लेडी होती है समंता, यानी कि लॉर्ड ऑर्मंड की विडो, उनके बीच में कुछ रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे होते हैं। यहाँ पर हाई सेप्टन को भी पता चल जाता है कि ये अपने स्टेप सन के साथ में ही सोती है, उनके साथ में ही रहती है। हाई सेप्टन इसको कमांड करते हैं, तुम अपने स्टेप सन के साथ में रहना छोड़ दो और साइलेंट सिस्टर्स को ज्वाइन करो, क्योंकि तुमने इतने बड़े कांड कर दिए हैं, इतने गलत सिंस कर दिए हैं, जिनकी वजह से तुम अब यहाँ पर रहने के तो बिल्कुल लायक नहीं हो। अपनी सभाओं के अंदर हाई सेप्टन बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोलता था कि ये जो विधवा है ऑर्मंड हाईटावर की, इसके लक्षण बिल्कुल भी सही नहीं है, तो इसको किसी भी तरीके से हम यहाँ पर हमारे स्टेरी सेप्ट जो सबसे बड़ा और जब सबसे पवित्र सेप्ट है उसके अंदर हम इसको एंट्री नहीं दे सकते हैं।
इसका आना आज से यहाँ पे बंद कर दिया जाता है और आज के बाद में ये इस स्टेरिसेप्ट के अंदर अपना एक भी कदम नहीं रखेगी। अब इस तरह की बात हो जाती है तो लेडी समंथा भी कहाँ चुप रहने वाली थी। वो एक वॉर हॉर्स को लेती है, यानी कि लड़ाइयों में लड़ने वाले बड़े से घोड़े को, और उसके ऊपर बैठकर स्टेरिसेप्ट के अंदर आ जाती है और बोलती है कि मैंने तो अभी भी पैर नहीं रखा है। यहाँ पर आके वो अपने साथ में बहुत सारे नाइट्स को लेकर आई होती है, जो उनको कमांड करती है कि जल्दी से इस स्टेरिसेप्ट को बंद कर दो। जब तक कि मैं यहाँ पर नहीं आ सकती तो कोई और कैसे आ सकता है। ऐसे करके ये स्टेरिसेप्ट को बंद करवा देती है, लॉक करवा देती है और उल्टा हाई सेप्टन को सुना के चली जाती है। अब वेस्टरोस की इतनी पवित्र जगह स्टेरिसेप्ट बंद है तो ये कितने दिनों तक चल सकता है। आखिरकार हाई सेप्टन को भी ये बात समझ में आ जाती है कि वो भी कितने दिनों तक बंद कर देंगे इस स्टेरिसेप्ट को। तो उनको ये फॉरबिडन जो लगा हुआ है लेडी समंथा के ऊपर, यहाँ पर ये नहीं आ सकती है, इसको भी हटाना पड़ता है। तब जाकर वो सेप्ट वापस से खुल पाता है और चीज़ें नॉर्मल हो पाती है। हम जिस चौथी औरत के बारे में बात करेंगे वो तो कुछ ज़्यादा ही प्रो है। हम जिस चौथी और आखिरी औरत के बारे में बात करेंगे वो कोई और नहीं, वो वही बंदी है जिसके बारे में तुमने पहले भी स्टोरी में काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें सुन रखी है डांस ऑफ ड्रैगन के टाइम पर। इस बंदी का जहाँ पर राइज होता है वो कोई और जगह नहीं, ट्विस्टेड टावर्स और जो ब्लास्टेड किप्स नहीं होते हैरनहॉल के, वहीं पे होता है। गॉडसाई के किनारे जो हैरनहॉल का किला बना हुआ है वहीं पे ये अपना दमखम दिखाती है। इसके बारे में हमने तब से बात नहीं की है और वेस्टरोस भी नहीं जानता है जब से डेमन और एमंड के बीच में लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ गॉडसाई। तब से इसके बारे में कोई जानता नहीं था, लेकिन अब ये वापस लाइमलाइट के अंदर आ जाती है। उस फाइट के बाद में ब्लैक हेरन का ये जो हैरनहॉल होता है ये सीट बन जाता है डाकुओं के लिए, चोरों के लिए और जो ऐसे उल्टे सीधे काम करने वालों के लिए। वो लोग यहाँ पर हैरनहॉल में आते जाते रहते हैं। इस ब्लैक हेरन के हैरनहॉल के अंदर ऐसे ही लोग आते थे और ऐसे ही उल्टे सीधे काम करने वाले अनुशासनहीन ही लोग आते थे और कहा जाता है कि इन सब के ऊपर वो राज करती थी, वो डरावनी चुड़ैल। वर्तमान समय से केवल 1 वर्ष पुरानी बात है जब हैरनहॉल के अंदर इस एलिसन रिवर की पावर कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। वो इन सब लोगों को कंट्रोल कर रही होती है और ये जो सारे गड़बड़ लोग हैं, चोर उचक्के, बड़े बड़े नाइट्स जिन्होंने अब गलत काम चूज़ कर लिए हैं और डाकू वगैरह, ये सारे गलत लोग, अनुशासनहीन लोग यहाँ पर ब्लैक हेरन के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो ये खबर पहुँच जाती है किंग्स लैंडिंग। अब किंग्स लैंडिंग का ये दायित्व बनता है कि अनुशासन को वापस रिस्टोर करे। तो ये बात जब टायलन लैनिस्टर को पता चलती है तो वो एक इसके लिए प्लान बनाते हैं। वो बताते हैं कि हम इतना बड़ा सा हैरनहॉल का पूरा किला ऐसे गड़बड़ लोगों को नहीं दे सकते जो अनुशासनहीनता कर रहे वेस्टरोस के अंदर, जिसकी वजह से आम जनता और बाकी लोगों को, व्यापारियों को परेशानी हो रही है। तो वो एक टास्क देते हैं या फिर यूँ बोलो ऑपरेशन देते हैं किंग्स गार्ड के नाइट को, जिसका नाम होता है सर रेगिस ग्रोवर्स। वो इसके साथ में लगभग 100-150 सैनिक भेजते हैं जिससे कि ये जाकर हैरनहॉल को जीत पाए। रास्ते के अंदर सर रेगिस ग्रोवर्स ये चले जाते हैं कैसल डेरी के वहाँ पर, जहाँ पर ये ज्वाइन कर देते हैं सर डेमन डेरी को। ये भी लगभग 101 लोग होते हैं, तो दोनों की टीम मिलाकर लगभग 200-250 लोग हो गए हैं अच्छे खासे लड़ने लायक। अब इन लोगों को आइडिया होता है कि वहाँ पर थोड़े बहुत लोग ही होंगे, तो हम दोनों की जो टीम जा रही है, काफ़ी सारे सोल्जर्स, हम जाकर वहाँ पर आराम से हरा देंगे उनको। इन्होंने जो प्रिडिक्ट किया था उससे सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अलग थी। हैरनहॉल के बड़े बड़े गेट अभी बंद थे और उसके अंदर कई सारे 100 की संख्या में सैनिक इनसे लड़ने के लिए तैयार थे, जिन सैनिकों के पास में अच्छे खासे वेपन्स थे। हिस्ट्री में कहा जाता है हैरनहॉल के अंदर इस समय पर अभी लगभग 600 आत्माएं थी जो इनसे लड़ने के लिए बेकाबू थी, और इन 600 में से 200-250 तो बिल्कुल लड़ने के लिए एकदम परफेक्ट लोग थे। किंग्स गार्ड के नाइट सर रेगिस अपनी सेना को लेकर हैरनहॉल के बाहर खड़े रहते और वो डिमांड करते जो कोई भी अंदर हो वो जल्दी से गेट खोलो, हमें अंदर आने दो, हमें राजा की परमिशन है। तो किले के अंदर एक औरत होती है जो एक छोटे से बच्चे को अपने सीने से लगाकर उनके सामने की तरफ आती है और वहीं से ऊपर से बात करती है बिना अपने गेटों को खोले हुए। वो कोई और नहीं, द विच क्वीन एलिसन रिवर ही थी। हाँ, ये वही बंदी है जो किसी टाइम पर वेट नट्स का काम करा करती थी हैरनहॉल के अंदर हाउस स्ट्रॉन्ग के लिए, और उसके बाद में तो एमंड टारगेरियन ने इसको सीज कर दिया था। ये इतनी अच्छी भी नहीं दिखती थी, लेकिन एमंड को पता नहीं क्या ही इंटरेस्ट आया जो उसने इसी के साथ में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। ये यहाँ पर आके क्लेम करती है कि अभी ये जो छोटा सा बच्चा है वो एमंड टारगेरियन का खुद का बच्चा है, उनका ट्रू बोर्न बच्चा है। तो आयरन थ्रोन किसी को बिलोंग करता है तो वो इस छोटे से लड़के को करता है और किसी को भी नहीं। सर रेगिस किंग्स गार्ड के नाइट जोर से हंसते हुए बोलते हैं, क्या एमंड का बच्चा नहीं, ये एक बास्टर्ड है जो तुम जैसी होड़ से पैदा हुआ है। इस पर एलिसन रिवर गुस्सा हो जाती है और वो जोर से चिल्ला के बोलती है, अपने राजा के सामने घुटने टेको और इसके लिए ओथ लो, नहीं तो तुम सब लोग मारे जाओगे। नाइट हंसते हुए बोलता है, मैं किसी भी बास्टर्ड के सामने घुटने नहीं टेकूंगा, और वो भी एक किंग्सलेयर के बच्चे के सामने, वो तो बिल्कुल भी नहीं।
इसके बाद में क्या हुआ, ये थोड़ा हिस्ट्री में डिस्प्यूटेड मामला है। कुछ लोग हिस्ट्री में इसके बारे में अब बोलते हैं कि इसके बाद में एलिसन रिवर ने अपना हाथ ऊपर की तरफ किया। इससे पता नहीं सर रेगिस के साथ में क्या हुआ, जो उन्होंने अपना सिर को ज़ोर से पकड़ लिया और उसके बाद में उनका सिर फट गया, उसके अंदर से खून निकल गया और उनके सारे चिथड़े उड़ गए। जबकि बाकी हिस्ट्री अकाउंट्स बोलते ये एक सिग्नल था। जैसे उसने हाथ ऊपर किया तो कुछ क्रॉसबाउ वाले मैन होते, वो बिल्कुल तैयार होते, वो जल्दी से एक क्रॉसबाउ मारते इसके सिर के ऊपर और इसका सिर फाड़ देते हैं। मशरूम जो कि अभी इस लोकेशन से इस प्रेजेंट टाइम पर लगभग 100 किलोमीटर दूर है, वो एक अलग आइडिया देता है। वो बोलता है कि यहाँ पर वॉल के ऊपर एक बंदा होता है जिसको एक पॉइंटेड चीज़ चलाने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता है। तो जैसे इसको आदेश मिलता है वो पॉइंटेड वेपन ये उसके सिर के ऊपर मार देता है, सर रेगिस के ऊपर, और जिसकी वजह से उसका सिर फट जाता है। अब ये सब चीज़ उसने इतने परफेक्शन से और इतने परफेक्ट तरीके से की होती है कि जो बाकी सारे सर रेगिस के साथ में सोल्जर्स आए होते हैं उनको लगता है कि एलिसन रिवर ने ही ऐसा कुछ काला जादू कर दिया है जिसकी वजह से ये बंदा अपने आप मर गया है। परंतु जो कोई भी रीज़न रहा हो, सर रेगिस ग्रोविस फाइनली हर स्टोरी के अंदर मारे जाते हैं और वो यहीं पे मारे जाते हैं। यह होने के बाद में हेरोनल के गेट खुल जाते हैं और उसके बाद में जो अंदर इतनी सारी सेना होती है वो अटैक कर देती है इन किंग्स के लोगों के ऊपर। यहाँ पर एक खूनी झड़प होती है जिसके अंदर हेरोनल से अंदर की तरफ से आए हुए सैनिक इनके ऊपर डोमिनेट कर देते हैं और बहुत बुरी तरीके से एक एक को पकड़ के मारते हैं। लास्ट में जाकर लॉर्ड डेरी को यहाँ से भागना पड़ जाता है। उनके पास में अच्छा हॉर्स होता है, वेल आर्म्ड होते हैं, इसलिए वो भागने में कामयाब होते हैं। लॉर्ड डेरी के साथ में जो सोल्जर्स आए होते हैं वो भी भाग जाते हैं। इनमें से बहुत सारे तो भाग पाते हैं और बहुत सारे वहीं पे मर जाते हैं। लॉर्ड डेरी के पीछे वो एलिसन रिवर कई सारे सैनिक भेजती भी है स्पेशल इसी को मारने के लिए, लेकिन ये बंदा कहीं पे गायब हो जाता है। अगले ही दिन 32 लोग बचे होते हैं जो लड़ने के लिए गए थे ना, 100-150 लोग, उसमें से केवल 32 लोग बचे होते हैं जो कैसल डेरी के वहाँ पर पहुँच पाते हैं। लगभग 32 लोग बच गए थे जो कैसल डेरी पहुँचे थे, लेकिन अगले ही दिन हेरोनल के सैनिक वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं और इन 32 को वापस पकड़ के हेरोनल लेके जाते हैं। वहाँ पर ले जाकर एक के बाद में एक बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है और एक एक बंदे को मार दिया जाता है। पकड़े हुए उन 32 लोगों को एक एक करके दर्दनाक मौतें दी जाती है और केवल एक बंदे को छोड़ देते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि वो जाकर लॉर्ड डेरी को वापस मैसेज दे पाए कि हमने उनके साथ में क्या किया है। वो बचा हुआ सैनिक लॉर्ड डेरी के सामने आता है। उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो लॉर्ड को सिर झुकाकर बोलता है, सबसे पहले आप एक बात का सुनिश्चित करें, मेरे कहने के बाद में कोई भी बंदा हंसेगा नहीं। आपके कोई भी सैनिक या फिर आप इस बात के ऊपर हंसे तो मैं मारा जाऊंगा। तो सर डेमन डेरी इसको थोड़ी देर के बाद में विश्वास दिलाते कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कोई भी नहीं हंसने वाला है, तुम बिल्कुल सेफ हो अभी हमारे साथ में। उसका मैसेज होता है, एलिसन रिवर बोलती है वापस यहाँ पर कभी भी मत आना, अपने घुटनों को टेक दो। अगली बार हेरोनल के वॉल्स के यहाँ पर जो कोई भी आया वो मारा जाएगा, गलती से भी यहाँ पर वापस मत आना। ये मैसेज देने के बाद में वो सैनिक बताता है कि वहाँ पर बहुत अजीब अजीब चीज़ें हो रही है हेरोनल के अंदर। वहाँ पर सच में काला जादू हो रहा है। उसके पास में ड्रैगन से, वो औरत कोई विच है, हम उसको किसी भी हालत में नहीं हरा सकते हैं। वहाँ पर ड्रैगन से जिनको मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वहाँ पर कुछ भी नॉर्मल नहीं है, भगवान ही हमको उससे बचाया। हिस्ट्री के अंदर उस मैसेंजर का नाम खो गया, पता नहीं वो कौन सैनिक था। इसी के साथ में एक और बंदे का नाम भी खो गया जो इस कहानी को सुनकर यानी कि इस मैसेज को सुनकर हंस दिया था। वैसे तो मना किया था हंसने के लिए, फिर भी एक सैनिक हंस देता है लॉर्ड डेरी के सैनिकों में से। जैसे ही वो हंसता है उसके कुछ सेकंड के बाद में मैसेंजर की शक्ल बिल्कुल अजीब सी हो जाती है, जैसे कि उसका गला किसी ने जकड़ लिया था। वो सही से सांस भी नहीं ले पा रहा था। कुछ ही क्षणों के अंदर उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वह सांस नहीं ले पाया और इसकी वजह से छटपटाने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसकी मरी हुई लाश को लोग अच्छे से देखते हैं तो उसके गर्दन के ऊपर एक औरत के हाथों के निशान होते हैं। अब ये औरत के हाथों के निशान कहाँ से आए हैं पर पता नहीं, आ गए हैं। तो अगर तुम समझ रहे हो तो एलिसन रिवर ने कुछ वहाँ से जादू करके यहाँ पे गड़बड़ कर दी है सीन। जबकि अभी इस कमरे के अंदर जहाँ पर वो मैसेज दे रहा है वहाँ पे कोई औरत नहीं थी और लॉर्ड डेरी उसके सामने थे, फिर भी ये एक अजीब सा इंसिडेंट हो जाता है।